नमस्कार मित्रों, ओम डिजिटल स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। राजस्थान जीके प्रीवियस ईयर पेपर्स के इस सेशन के अंतर्गत आज हम डिस्कस करेंगे 2023 फरवरी 2023 को आयोजित राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा जो हॉस्पिटल मैनेजमेंट का पेपर है। इस पेपर में राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल और इसके साथ साथ में करंट अफेयर्स के भी कुछ सवाल पूछे गए हैं इस पेपर में। उन सवालों का आइए हम डिस्कस करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर है और आपकी आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी उपयोगी और सहायक सिद्ध होगा। तो चलिए प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है राजस्थान के पशुधन से संबंधित कि पशुधन और आगे उनकी है वो नस्लें दे रखी है। ऊंट की नस्ल है ये नाचना है, सही सुमेलित है। भेड़ लोही, तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा जो कि सुमेलित नहीं है। भेड़ ये जो लोही है ये आपकी किसकी है? बकरी की नस्ल है। ठीक है, लोही, इसके अलावा बड़वारी, जमनापुरी, जखराना, सिरोही, मारवाड़ी, ये सारी की सारी आपकी बकरियों की नस्लें हैं। ठीक है। गोवंश की बात करें तो मेवाती गोवंश, इस गोवंश को कोठी के नाम से भी जाना जाता है, मेवाती को कोठी भी कहते हैं। इसके अलावा गोवंश में आपकी राठी है जिसे राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है, कांकरेज। इसके अलावा आपकी थारपारकर, गिर, ये प्रमुख गायों की नस्ल है। और एक है अजमेरा जिसे गिर को ही रेंडा या अजमेरा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है बकरियां, तो बकरियां में ये हो गई बड़वारी, जमनापुरी, जखराना इत्यादि। ठीक है, तो ये पशुधन की नस्लें हैं, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से कूट की सहायता से आपको सुमेलित करना है। वन्य जीव अभ्यारण्य और आगे उनकी अवस्थिति दे रखी है। तो रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य है ये बूंदी में है। सज्जनगढ़ अभ्यारण्य उदयपुर में है। सीता माता प्रतापगढ़ और वन विहार धौलपुर। धौलपुर में वन विहार के अलावा एक अभ्यारण्य का नाम है केसरबाग, वन विहार, केसरबाग, और एक है रामसागर। ये बहुत बार पूछा जा चुका है। वन विहार केसरबाग रामसागर वन जो अभ्यारण्य है ये कहाँ है? धौलपुर में। तो 1, 2, 3 और 4 विकल्प नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है मसूरिया प्रसिद्ध हस्तकला है सीकर की, बीकानेर की, कोटा की और जोधपुर की। तो मंसूरिया ये जो हैंडीक्राफ्ट है ये आपकी कोटा की है और इसे मसूरिया साड़ी या कोटा डोरिया के नाम से जाना जाता है। कौन सा डोरिया? कोटा डोरिया या मसूरिया साड़ी। ठीक है। इसके अलावा जोधपुर की बात करें तो जोधपुर की एक तो पगड़ियां प्रसिद्ध हैं। ठीक है, वो तो हस्तकला में नहीं आएगी खैर, लेकिन हस्तकला की बात करें तो एक पानी से निर्मित जिंक से निर्मित पानी का जल पात्र होता है जिसे बादला कहा जाता है। ठीक है, ये बादला है, ये जोधपुर का प्रसिद्ध है। इसके अलावा जोधपुर का एक ग्राम है जिसका नाम है सालावास, और इस सालावास की दरिया बड़ी प्रसिद्ध है, हैंडीक्राफ्ट में आती है। ठीक है। बीकानेर की बात करें तो बीकानेर की आपकी उस्ता कला, मथेरण कला, ये बहुत ही प्रसिद्ध है, आप सभी को पता है। सीकर का जो आपका खंडेला है, इस खंडेला जो कि गोटा उद्योग के लिए है वो जाना जाता है। तो सीकर का खंडेला है ये गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत कौन से क्षेत्र सम्मिलित हैं? भरतपुर जिले के समस्त ब्लॉक, धौलपुर और करौली जिले, अलवर और भरतपुर जिलों के चिन्हित ब्लॉक और भरतपुर धौलपुर जिलों के 20 ब्लॉक। तो यहाँ पर विकल्प नंबर 2, 3 राइट आंसर हो जाएगा इसका। अलवर और भरतपुर जिलों के सभी ब्लॉक ना होकर के चिन्हित ब्लॉक में मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम है वो शुरू किया गया है। और चिन्हित जिले कौन से? जहां पर मेव जाति है वो सर्वाधिक रहती है, मेव बाहुल्य जो क्षेत्र है उसमें ही अलवर और भरतपुर जिलों के जो तहसीलें हैं उसमें ये जो आपका मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम शुरू किया है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कितने ब्लॉकों में है वो किया गया है? तो अलवर के 10 ब्लॉक हैं और भरतपुर के हैं 4 मेव बाहुल्य ब्लॉक हैं, यानी कि अलवर और भरतपुर के चिन्हित 14 ब्लॉक्स में ये जो मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम है ये आपका शुरू किया गया है। और इसकी शुरुआत कब हुई ये भी बहुत बार पूछा गया है। तो 1986-7 में मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम की है वो शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है कौन सी राजस्थान की कोयला आधारित ताप ऊर्जा परियोजना नहीं है? कोयला आधारित ताप ऊर्जा परियोजना की बात करें तो काली सिंध है, अंता, सूरतगढ़ और छबड़ा।
तो अंता इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अंता जो कि आपका 12 में है, ठीक है। और ये राजस्थान की पहली गैस आधारित ऊर्जा परियोजना है, ठीक है। तो ये किस आधारित है? गैस पर आधारित है। बाकी अगर बात करें काली सिंध की, सूरतगढ़ की जो सुपर थर्मल पावर है, ये तापीय आधारित पहली परियोजना है सूरतगढ़ वाली, ठीक है। तो सूरतगढ़, छबड़ा, काली सिंध, इसके अलावा आपकी नेवेली है, कवई है, ये 12 में है कवई, ठीक है। और बरसिंगसर, इसके अलावा बाड़मेर की जो कपूरडी है, गिरल है, जालिपा है, और एक सतपुड़ा है, ठीक है। तो ये भी राजस्थान और मध्य प्रदेश और गुजरात, इन तीनों राज्यों की संयुक्त ताप आधारित ऊर्जा परियोजना है। तो ये राजस्थान में कुछ ताप आधारित ऊर्जा परियोजना है जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार 400 से अधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिलों का सही विकल्प कौन सा है, उनका चयन करना है। तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया है, आप लोगों को ये बातें बताई है कि 500 से अधिक कितने जिले हैं, 400 से अधिक कितने जिले हैं, इसके अलावा 100 से कम कितने जिले हैं जनसंख्या घनत्व के प्रोस्पेक्टिव से। तो इस प्रकार के प्रश्न है वो बनते जा रहे हैं और पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो राजस्थान में अगर सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिलों की आप बात करेंगे तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है ये आपका कौन से जिले का है? जयपुर का है। उसके बाद में नंबर आता है भरतपुर का, तीसरा स्थान है आपका दौसा का, चौथा स्थान है आपका अलवर का, और 5वें स्थान पर आता है धौलपुर, ठीक है। तो इसमें ऊपर के जो 4 जिले हैं, इन जिलों में 400 से अधिक जनसंख्या घनत्व है। जयपुर की बात करें तो जयपुर का है 595 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। और प्रति 100 वर्ग किलोमीटर। भरतपुर की बात करें तो भरतपुर में जनसंख्या घनत्व की बात करें तो भरतपुर का जनसंख्या घनत्व है 503, ठीक है। और दौसा की बात करें तो दौसा में है 476। अलवर की बात करें तो अलवर में है 438 और धौलपुर में है 398। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पष्ट तौर पर 4 जिले हैं जिनका 400 से अधिक है, क्योंकि धौलपुर का 398 हो गया है, ठीक है। तो 398 है यानी कि 400 से कम है। तो 400 से अधिक वाले कितने हैं? जयपुर, भरतपुर, दौसा और अलवर। यहाँ सवाल की ओर आते हैं तो इसमें एक तो दौसा है दिया हुआ है, बिल्कुल सही है, सीकर नहीं है और ना ही झुंझुनू है, और भरतपुर है इसमें। तो एक और डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि विकल्प 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब आपसे पूछा जा सकता है कि 500 से अधिक जनसंख्या घनत्व वाले कौन से जिले हैं? तो जयपुर और भरतपुर, ठीक है। इसी के साथ आपको ये संख्या भी याद रखनी है। कई बार सीधी सीधी संख्या भी पूछ ली जाती है जिनमें आप बहुत ज्यादा ही कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे कि आपसे इस सवाल के स्थान पर पूछ लिया जाए कि राजस्थान में ऐसे कितने जिले हैं जिनका जनसंख्या घनत्व 400 से अधिक है, 4, 5, 6, 7, इस प्रकार से विकल्प आपके सामने दे दिए जाएंगे। तो आप अगर ध्यान नहीं होगा, पहले से आप चीजों को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे नहीं, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। इसलिए आपको ये फैक्ट भी ध्यान में रखना है कि 4 जिले हैं जिनका जनघनत्व 400 से अधिक है, 2 जिले हैं जिनका जनघनत्व है ये आपका 500 से अधिक है, ठीक है। और राजस्थान के 3 ऐसे जिले हैं जिनका जनघनत्व 100 से कम है। तो 100 से कम वाले कौन से हैं? एक तो है जैसलमेर, जिसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, जैसलमेर है। इसके बाद में बीकानेर और उसके बाद में बाड़मेर। तो जैसलमेर का कितना है आप सभी को पता है 17, बीकानेर का 78 है और बाड़मेर का है ये 92 है, ठीक है। तो इस प्रकार से भी सवाल पूछा जा सकता है कि राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जिनका जनघनत्व 50 से कम है? तो 50 से कम केवल एक जिला है जैसलमेर, और 100 से कम है 3 जिले जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर, ठीक है। तो जनघनत्व से संबंधित ये महत्वपूर्ण फैक्ट्स आपको ध्यान में रखने हैं। इसके अलावा राजस्थान का ओवरऑल जनघनत्व तो आप सभी को पता ही होगा
200 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर ए और डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ये तथ्य आप भली भांति याद रखेंगे। नेक्स्ट है ओजियाना पुरास्थल राजस्थान में कहाँ स्थित है? उदयपुर, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा और सीकर में। तो ओजियाना आपका भीलवाड़ा में है। ठीक है, इसके अलावा भीलवाड़ा में आपकी बागोर सभ्यता भी है। वी.एन. मिश्र ने इसका उत्खनन कार्य किया था। उदयपुर की बात करें तो उदयपुर में आहड़ बहुत ही प्रसिद्ध है। आगाटपुर, ताम्रवती नगरी, धूलकोट के नाम से जाना जाता है। और सीकर में आपकी कांतली नदी के तट पर कौन सी सभ्यता बसी है? गणेश्वर सभ्यता है, जिसे ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी, ताम्र संचय सभ्यता के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कौन सा नृत्य कालबेलियों द्वारा नहीं किया जाता है? पणिहारी, शंकरिया, ईडोणी और चरी। तो ये चीजें आप यहाँ पर कंफ्यूज हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ चरी दे रखा है, चरी आप सभी को पता होगा किसका है। तो चरी गुर्जरों का प्रसिद्ध नृत्य है, गुर्जर समुदाय का। और ये सवाल इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है, यहाँ पर पणियारी, शंकरिया, ईडोणी, इसके अलावा आपका कुछ और जैसे गौरी दे दिया, एक विकल्प में एक जगह गौरी दे दिया, एक जगह आपका हाथी मना दे दिया, ठीक है, और एक जगह ईडोणी दे दिया, और चौथी जगह आपका चरी दे दिया। और अब सवाल पूछेंगे कि निम्न में से कौन सा जनजातियों का नृत्य नहीं है, तो भी आप क्या कहेंगे? चरी नृत्य, क्योंकि गुर्जर है ये जनजाति में नहीं आते हैं। ठीक है, बाकी जो गौरी नृत्य है, हाथीमना है, भीलों का नृत्य है, तो ये जनजाति में आ जाते हैं। कालबेलिया भी आपकी जनजाति के अंतर्गत ही रखे जाते हैं। ठीक है, तो पणिहारी, शंकरिया, ईडोणी, इसके अलावा कालबेलियों का नृत्य है एक तो आपका बागड़िया, बागड़िया, और एक नृत्य है चक्री। तो चरी के स्थान पर क्या है? चक्री है। तो बागड़िया, चक्री, पणिहारी, शंकरिया, ईडोणी, ये 5 नृत्य कालबेलियों का आपका बहुत ही प्रसिद्ध है, आपको ध्यान में रखना है। और कालबेलिया की एक प्रसिद्ध नृत्यांगना है जिनका नाम क्या है? गुलाबो। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। 7 बीस देवरी जैन मंदिर स्थित है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, रणथंभौर दुर्ग में, मेहरानगढ़ दुर्ग में, कुंभलगढ़ दुर्ग में। तो 7 बीस देवरी मंदिर या इसे 27 देवरी मंदिर भी कहते हैं, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। इसके अलावा समधीश्वर मंदिर भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है, और एक है मीरा मंदिर। इसके अलावा जो कुंभ श्याम मंदिर है, ठीक है, कौन सा श्याम? कुंभ श्याम। तो कुंभ श्याम मंदिर ये भी आपका चित्तौड़गढ़ दुर्ग में ही स्थित है। और आपसे पूछ लिया जाए कुंभ स्वामी, ठीक है, कुंभ स्वामी, तो ये आपका कुंभलगढ़ दुर्ग में है। तो कुंभ स्वामी कुंभलगढ़ में और कुंभ श्याम चित्तौड़गढ़ में है। कुंभलगढ़ में सबसे ज्यादा बार जो पूछा जाता है वो एक तो है जाली बाव की बावड़ी, जाली बाव तालाब या बावड़ी, और एक है मामा देव का कुंड। ये बहुत बार पूछा गया है कि जालीबाव बावड़ी और मामदेव का कुंड किस दुर्ग में है? तो ये आपका कुंभलगढ़ दुर्ग में है। मेहरानगढ़ दुर्ग की बात करें तो मेहरानगढ़ दुर्ग में एक चोखिलाव महल है, जिनसे संबंधित बहुत बार सवाल पूछा जाता है कि चोखिलाव महल कौन से दुर्ग में स्थित है? तो चोखिलाव महल, बीचना महल, फूल सागर, ये आपका फूल महल, सॉरी, ये सारे के सारे मेहरानगढ़ में है। और मेहरानगढ़ के दुर्ग की तोपें हैं जिन्हें गजनी खान, जमजमा, कड़क बिजली, धूड़ दानी, इस प्रकार की कई तोपों के नाम हैं। ये बहुत बार सवाल है वो पूछा जाता है। इसके अलावा चामुंडा माता का मंदिर भी मेहरानगढ़ दुर्ग में ही है। रणथंभौर दुर्ग में एक महत्वपूर्ण है जिसका नाम है त्रिनेत्र गणेश मंदिर। त्रिनेत्र गणेश मंदिर कौन से दुर्ग में है? तो ये आपका रणथंभौर दुर्ग में है। रणथंभौर दुर्ग को प्राचीन ग्रंथों में रण स्तंभपुर के नाम से भी जाना गया है, उल्लेखित किया गया है। नेक्स्ट है दादू जी के गुरु कौन थे? रूप गोस्वामी, सुखदेव मुनि, कृपाराम, ब्रह्मानंद। तो ब्रह्मानंद मिल्या गुरु पूरा, ये आपके कौन थे? दादू जी के ही गुरु थे, ब्रह्मानंद जी। और दादू जी की बात करें तो 1544 में दादू जी का जन्म अहमदाबाद गुजरात में हुआ था। अकबर और मानसिंह के शासनकाल में ये राजस्थान आए, और राजस्थान में बेराट के आसपास के, जयपुर के आसपास के क्षेत्र को इन्होंने अपना पूरा क्रमस्थली और कार्यक्षेत्र बनाया। और यहाँ पर उन्होंने मेनली अपने उपदेश है वो स्थानीय ढूंढाड़ी भाषा में दिए थे, इसलिए इन्हें राजस्थान का कबीर कहा जाता है।
ठीक है। दादू जी के उपदेश है वो दादू वाणी ग्रंथ में संकलित हैं। दादू के 52 शिष्य थे, जो दादू संप्रदाय के 52 स्तंभ के नाम से जाना जाता है। फिर दादू संप्रदाय की अलग अलग संतों के द्वारा, इनके संतों के द्वारा अलग अलग दादू पंथ की शाखाएं हैं, वो आपकी 5-6 ब्रांच है वो खोल दी गई थी। तो मेनली है दादू की 5 शाखाएं देखी जाती हैं। और दादू जी की एक शाखा है संप्रदाय के प्रसिद्ध नागा शाखा, और इस नागा शाखा के प्रवर्तक सुंदरदास जी थे। नेक्स्ट है खीवण आभूषण स्त्रियों द्वारा कहाँ पहना जाता है? कान, नाक, हाथ और पैर। तो खीवण आभूषण है ये आपका कहाँ पर पहना जाता है? स्त्रियों के द्वारा अपने नाक में पहना जाता है। तो नाक में और कौन सा आभूषण है? तो एक तो है बुलाक, बुलाक है, खीवण है, नथ है। पश्चिमी मारवाड़ में एक आभूषण पहना जाता है जिसका नाम है भंवरिया। ठीक है, तो बुलाक, नथ, भंवरिया, खीवण, इसके अलावा लूंग भी यही पहना जाता है, नाक में भी पहना जाता है, कान में भी पहना जाता है। ठीक है, और एक है आपकी पीणी। तो ये कुछ नाक के आभूषण हैं। इसके बाद बात करें कान की, तो कान में ईयर के जो आभूषण है वो यहां लिख देता हूं। कान में आभूषण है आपका झेला, झमेला, पीपल पत्ता, अगोटिया, लटकन, पुरुषों के द्वारा पहनी जाती है मुर्की, और एक कोकरू आभूषण है, ये भी कान में पहना जाता है। जबकि एक गोखरू आभूषण है, गोखरू, ये महिलाओं के द्वारा हाथ में पहना जाता है। तो हाथ के आभूषण की बात करें तो बलैया है, हथफूल है, गोखरू है। ठीक है, तो ये हाथ के आभूषण है। लेकिन को जहां आए, कोकरू, ये आपका कान का आभूषण है। ठीक है, पैर की हिरणामेन है, पाजेब है, ये आपके प्रमुख तोड़ा तोड़ी इत्यादि पैर के आभूषण है। नेक्स्ट है बेणेश्वर का मेला डूंगरपुर जिले के किस स्थान पर लगता है? साबला, नवातपुरा, बागड़ और अमलिया। तो बेणेश्वर का मेला है सोममाही और जाखम नदियों के संगम पर, नवाटापुरा गांव है, ये बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में स्थित है। तो यहाँ डूंगरपुर जिले के नवाटापुरा नामक गांव में बेणेश्वर का मेला है। ये भरता है, कब भरता है? तो ये आपका माघ पूर्णिमा को भरता है। ठीक है, और मैंने आपको पहले भी अनेक सेशन में ये भी बताया कि बेणेश्वर जो धाम है इसकी स्थापना है वो किसने की, इनके संस्थापक कौन है? तो निष्कलंकी संप्रदाय के प्रवर्तक संत माव जी ने इस बेणेश्वर जो धाम है इसकी स्थापना की थी। और संत माव जी के द्वारा जो लिखित ग्रंथ है उन्हें चौपड़ा कहा जाता है। दीपावली के दिन बाहर निकाले जाते हैं दर्शनार्थ। ठीक है, और संत मावजी का आपसे पूछा जाए कि मावजी का मुख्य मेला स्थल कौन सा है, तो संत मावजी का मुख्य मेला है वो साबला में भरता है। इसके अलावा डूंगर बेणेश्वर धाम में भी भरता है। ठीक है, तो ये आपका साबला मावजी से संबंधित है, आपको ध्यान में रखना है। और बेणेश्वर धाम के संस्थापक पूछा जाए तो आप संत मावजी बताएंगे। नेक्स्ट है किस दुर्ग में तोप ढालने का कारखाना होता था? जयगढ़ दुर्ग, नाहरगढ़, तारागढ़ और मेहरानगढ़। तो जयगढ़ दुर्ग में ही तोप ढालने का सबसे बड़ा कारखाना होता था, और यही एशिया की सबसे बड़ी तोप जिसका नाम क्या है, जय बाण तोप है, वो रखी गई है। और ये जय बाण तोप किसके शासनकाल में बनाई गई थी? तो सवाई जय सिंह के शासनकाल में 1720 में एशिया की यह सबसे बड़ी तोप है, ये निर्मित की गई थी। ठीक है, तो तोप ढालने का सबसे बड़ा कारखाना जयगढ़ दुर्ग में है, जयपुर में। नेक्स्ट है बड़े मियाँ राखी और पाल हवेलियां कहाँ स्थित है? बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर और झुंझुनू। तो बड़े मियाँ, राखी, पाल, इसके अलावा पोकरण की हवेली है। ठीक है, ये जो हवेलियां हैं ये आपकी कहाँ पर है? जोधपुर में स्थित है। ठीक है, बीकानेर की बात करें तो बीकानेर में प्रसिद्ध कौन कौन सी हवेलियां हैं? तो बीकानेर में एक तो आपकी डागा की हवेली है, डागा की हवेली, महोता की हवेली, और एक है रामपुरिया की हवेली।
इसके अलावा भी बहुत हवेलियां हैं, लेकिन विशेष रूप से प्रसिद्ध यही है। ठीक है। और जैसलमेर की हवेली आप सभी को पता होगा। जैसलमेर में नथमल की हवेली, सालिम सिंह की हवेली, ठीक है, ये हवेलियां जैसलमेर में हैं। और झुंझुनू में तो अनेक हवेलियां हैं, ठीक है, बिसाऊ, महनसर इत्यादि हवेलियां ही हवेलियां हैं। सोने चांदी की हवेली भी झुंझुनू के महनसर में ही है। ये सवाल भी पूछा गया था एक बार कि सोने चांदी की हवेली कहाँ है, तो बिसाऊ में है, पिलानी में है, मंडावा में है, नवलगढ़ में है, कहाँ है, तो सोने चांदी की हवेली झुंझुनू के महनसर में है। इसके अलावा मंडा में जो मंडावा है, यहाँ पर रामनाथ गोयनका की हवेली है। और नवलगढ़ में पोद्दार की हवेली है। झुंझुनू में टीबड़ेवाला की हवेली है। तो ये जो प्रसिद्ध हवेलियां हैं, ये काफी बार एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो आप लोगों को ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है, कौन सा पर्यटन स्थल जयपुर में नहीं है, तो जयपुर का जंतर मंतर है, जयपुर का प्रसिद्ध है। हवा महल भी जयपुर में ही है। जगनिवास महल ये आपका उदयपुर में पिछोला झील के पास में ही है, तो ये जयपुर में नहीं है। और सरगासुली भी ईश्वरी सिंह के द्वारा बनाई गई थी, जो कि जयपुर में ही है। नेक्स्ट है, तख्तशाही पगड़ी कहाँ पहनी जाती है, तो तख्तशाही पगड़ी वैसे तो सिर पर पहनी जाती है, लेकिन कौन से जिले में पहनी जाती है ये बात करें तो ये जोधपुर की प्रसिद्ध है। ठीक है। तो जोधपुर में अगर बात करें तो एक तो आपकी तख्तशाही पगड़ी है, इसके अलावा विजयशाही पगड़ी, यहाँ के शासक हुए थे जसवंत सिंह। तो राजा महाराजा जिसके काल में पगड़ियों का प्रचलन हुआ, तो उन्हीं के नाम से इन पगड़ियों का जाना, पगड़ियों के नाम को ही है वो संबंध कर लिया है। तो विजय सिंह तख्त सिंह जो शासक हुए थे, उनके शासनकाल में तख्तशाही पगड़ी, विजय सिंह के विजयशाही, एक जसवंत सिंह के जसवंत शाही पगड़ी। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर जो जोधपुरी छापा है, जोधपुरी पाग है, ठीक है, जोधपुरी छापा, ये भी जोधपुर का प्रसिद्ध है। ठीक है। और एक है आपकी जोधपुर की प्रसिद्ध जो पगड़ी है, इसका नाम है खिड़किया पाग। तो ये राजा महाराजाओं के नाम से तो आप इनके नामों से ही याद रख जाएंगे, लेकिन यहाँ आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो खिड़किया पाग है, ये कहाँ की है, ये आपकी जोधपुर की है। ठीक है। तो यहाँ पर 2 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जनवरी 2023 में संपन्न 18वीं राष्ट्रीय जम्बूरी की थीम क्या थी, शांति के साथ प्रगति, विविधता में एकता, हाथ में हाथ, जीव और जीने दो। तो शांति के साथ प्रगति, प्रोसेस विद पीस, 2023 में संपन्न 18वीं राष्ट्रीय जम्बूरी की है वो थीम थी। और ये जम्बूरी कहाँ आयोजित हुई थी, तो ये रोहट जो कि पाली में है, नीमली ब्राह्मणान गांव रोहट पाली में है। ये 18वीं राष्ट्रीय जम्बूरी का आयोजन हुआ था जनवरी के महीने में। ठीक है। और इसका उद्घाटन किया था भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। ठीक है। और ये राजस्थान में दूसरी बार लगभग 67 साल के बाद में दूसरी बार इस राष्ट्रीय जम्बूरी का आयोजन हुआ है। पहली बार हुआ था राष्ट्रीय जम्बूरी का आयोजन कहाँ पर, जयपुर में 1956 को। ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कुछ चीजें। इसे राजस्थानी भाषा के लिए साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया। कुलदीप शर्मा, विश्वामित्र दाधीच, मनोहर निहलानी, क्षमा शर्मा। तो राजस्थानी भाषा के लिए साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार 2022 है, इसकी बात करें तो ये दिया गया था विश्वामित्र दाधीच को। और एक पर्यावरण पर इन्होंने लिखी थी पुस्तक, जिसका नाम है माछड़ियारा आंसू, माछड़िया आंसू। तो आगामी परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थानी भाषा के लिए साहित्य बाल अकादमी पुरस्कार विश्वामित्र दाधीच प्राप्त करता है इस पुरस्कार का। और ये पुरस्कार इसकी किस कृति पर दिया गया था, तो माछड़ियारा आंसू नामक कृति पर दिया गया था। ठीक है। और कमल रंगा है, इनको एक ध्यान में रखिए, कमल रंगा। कमल रंगा को 2022 का जो केंद्रीय साहित्य अकादमी है, केंद्रीय साहित्य अकादमी ने राजस्थानी भाषा के लिए जो कमल रंगा है, इनको पुरस्कार दिया था अलेकू अंबा नामक इनकी कृति के लिए। नेक्स्ट है, राजस्थान ई व्हीकल नीति 2022 के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए।
यह नीति अधिसूचना की तिथि से 10 वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी वैध होगी। आगामी 5 वर्षों में प्रतिवर्ष 35 लाख यूनिट का विनिर्माण लक्ष्य रखा गया है। तो मैन्युफैक्चरिंग जो इसका टारगेट है वो 35 लाख यूनिट और 5 वर्षों के लिए ठीक बात है, लेकिन 1 नंबर वाला ये गलत हो गया। ये नीति अधिसूचना यानी कि ये नीति कब जारी हुई ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो अधिसूचना की बात करें तो ये नीति आपकी इम्प्लीमेंट कब होगी, तो ये आपकी 1 सितंबर 2022 से है ये आपकी नीति इम्प्लीमेंट हो गई है, ठीक है। और ये आगामी 5 वर्ष के लिए है वो जारी रहेगी और 35 लाख यूनिट का इनका मैन्युफैक्चरिंग टारगेट है वो रखा गया है। तो केवल बी इसका राइट आंसर है। तो 10 वर्ष नहीं है बल्कि 5 वर्ष के लिए है ये वैलिड रहेगी। नेक्स्ट है, राजस्थान में राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल संस्थान की स्थापना कहाँ की जा रही है? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, पाली। तो ये जोधपुर में राजीव गांधी डिजिटल फिनटेक इंस्टीट्यूट की स्थापना की जा रही है, जो अपनी तरह का एक यूनिक और अद्वितीय डिजिटल इंस्टीट्यूट है। और ये राजस्थान का पहला डीम्ड इंस्टीट्यूट के रूप में है वो स्थापित होने जा रहा है। और ये पूरी तरह से आपका इको फ्रेंडली है, एनवायरमेंट फ्रेंडली है। और इससे संबंधित बहुत बार सवाल भी पूछा जा चुका है, ठीक है। तो ये आपका डिजिटल फिनटेक इंस्टीट्यूट है, जोधपुर में लगभग 66 बीघा भूमि क्षेत्र में 600 करोड़ की लागत से है वो बन रहा है। नेक्स्ट, राजस्थान सरकार के किस निदेशालय को वर्ष 2022 के लिए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है? कॉलेज शिक्षा निदेशालय, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, शांति एवं अहिंसा निदेशालय और सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय। तो देखिए, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय इनको 2022 के लिए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए नेशनल अवार्ड से है वो नवाजा गया है। अब डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में इन्होंने क्या किया, तो आपको पता होगा कि जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसके लिए जन्म प्रमाण पत्र बनाने की आवश्यकता होती है। किसी व्यक्ति का निधन होता है तो उनके लिए डेथ सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है। अगर आप लोगों की शादी होगी तो आप लोगों के लिए जो मैरिज सर्टिफिकेट है उनकी आवश्यकता होगी। तो ये जो कार्य है ये आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय का एक पोर्टल है जिसका नाम है पहचान पोर्टल, ठीक है, पहचान पोर्टल। और इसी पोर्टल के माध्यम से आपका डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। जो चीजें आपकी फाइलों में अटकी हुई थी, जैसे कि डिजिटली रूप में नहीं थी, तो उन चीजों का डिजिटलाइजेशन है वो किया जा रहा है। और बहुत बड़े स्तर पर डिजिटलाइजेशन है वो हुआ है जन्म प्रमाण पत्र के आवेदन में, मृत्यु प्रमाण पत्र के आवेदन में, या कहें तो आपके जो मैरिज सर्टिफिकेट है इसमें। तो ये आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय का पोर्टल है पहचान पोर्टल और पहचान मोबाइल एप्लीकेशन। इसी के लिए इन्हें 2022 का भारत सरकार ने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए नेशनल अवार्ड है से नवाजा है। तो इसमें 2 राइट आंसर हो जाएगा। और एक है शांति एवं अहिंसा निदेशालय। तो ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा राज्य है जिसने अलग से पीस एंड जो नॉन वायलेंस डायरेक्टरेट है इसकी स्थापना की है, तो ये है आपका राजस्थान राज्य। नेक्स्ट है, भारत की निम्नलिखित में से किस स्थल या साइट को दिसंबर 2022 में जारी यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है? तो यूनेस्को की 2 सूचियां होती हैं मेनली, एक तो होती है अस्थायी सूची टेंटेटिव लिस्ट और एक होती है स्थायी सूची। अस्थायी सूची में जो भी कोई भी स्थायी सूची में लिस्टेड साइट है उनको पहले 1 वर्ष तक अस्थायी सूची में लिस्टेड किया जाता है। और उसके बाद में अस्थायी सूची में जितनी भी लिस्टेड की गई साइट्स हैं उन पर कमेटी गठित की जाती है, विचार विमर्श होता है, उन पर आकर के उस साइट का भ्रमण भी किया जाता है, देखा जाता है। और उसके बाद में कमेटी के विचार विमर्श के बाद में फाइनली जो अंतिम रूप से उन साइट को है वो विश्व धरोहर में सूची की स्थायी सूची में शामिल किया जाता है। तो भारत की अगर बात करें तो भारत में दिसंबर 2022 में यूनेस्को ने 3 स्थान हैं, जिसमें गुजरात का एक वडनगर कस्बा है, मोढेरा का सूर्य मंदिर है जो कि काफी प्रसिद्ध है और बहुत बार सवाल भी पूछा जाता है कि मोढेरा कहाँ है या मोढेरा किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये सूर्य मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, गुजरात में है, ठीक है। इसके अलावा त्रिपुरा जो उन्नाकोटी है, यहाँ की जो रॉक कट पेंटिंग है, मूर्तियां हैं, तो इनके लिए भी
इनको भी यूनेस्को की अस्थायी लिस्ट में लिस्टेड किया गया है दिसंबर 2022 में। तो इसमें 3 नंबर वाला राइट आंसर हो जाएगा जो इसके अंतर्गत शामिल नहीं है। और एट प्रेजेंट अगर आपसे पूछा जाए कि यूनेस्को की जो सूची है, अस्थायी सूची, टेंटेटिव जो लिस्ट है यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की, उसके टेंटेटिव लिस्ट में राजस्थान के भारत के कितने स्थलों को शामिल किया गया है? तो उसमें भारत के कुल 52 स्थलों को अस्थायी सूची में शामिल किया गया है और स्थायी सूची में भारत के 40 स्थल है, वो आदिनाथ तक है, वो इसमें ऐड है, शामिल है। ठीक है। नेक्स्ट है क्रिप्टो करेंसी किस तकनीक पर काम करती है? ब्लॉकचेन, एज कंप्यूटिंग, क्वांटम टेक्नोलॉजी, ऑगमेंटेड रियलिटी टेक्नोलॉजी। तो क्रिप्टो करेंसी है, ये ब्लॉकचेन है, इस ब्लॉकचेन टेक्निक पर है वो काम करती है। और जो चेन टेक्नोलॉजी है, ये एक बही खाते की तरह आपके डेटा को सिक्योर करती है और इसमें डेटा पूरी तरह से ब्लॉकली सिक्योर होता है और इसमें किसी भी प्रकार की कोई जो सेंधमारी है, इसका खतरा है वो बहुत ही कम रहता है। तो जो आपकी मुद्राएं वगैरह है, तो उसका क्रिप्टो करेंसी में वर्चुअल मुद्रा का आदान प्रदान है, वो काफी प्रचलन में है। बिटकॉइन वगैरह का नाम आपने सुना ही होगा। तो ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर काम करती है। नेक्स्ट है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के अनुसार 2022 में भारत की रैंकिंग क्या है? 31, 40, 41 और 30वीं। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में भारत की जो रैंकिंग है ये 40वीं है। कितने में से? तो इसमें भारत टोटल विश्व के 132 जो देश हैं उनको शामिल किया गया है। 132 देशों में इंडिया की रैंकिंग है वो 40वीं है। ठीक है। एक बात महत्वपूर्ण है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जारी कौन करता है? तो ये जारी करता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि विश्व बौद्धिक संपदा जो संगठन है, इसके द्वारा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स यानी कि वैश्विक नवाचार सूचकांक है, ये प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। विपो जारी करता है, बहुत महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान में रखना है। और GII में जो फर्स्ट रैंकर जो कंट्री है उसका नाम है स्विट्जरलैंड, जो कि हर वर्ष लगभग प्रथम स्थान पर ही रहता है। नेक्स्ट है कौन सा एक अरावली पर्वत श्रेणी के लिए सही नहीं है? आज अरावली पर्वत श्रेणी केवल अवशिष्ट पर्वत है, तो ये बात भी बिल्कुल सत्य है। वर्तमान में अरावली पर्वत श्रेणी केवल किस प्रकार की है? रेजिडुअल माउंटेन है, अवशिष्ट है। लेकिन निर्माण के समय अरावली है, ये आपकी किस प्रकार से थी? फोल्डेड पर्वत थी, वलित पर्वतमाला थी। ठीक है। तो आज अवशिष्ट है, निर्माणात्मक जो काल है उसमें ये वलित पर्वतमाला है और ये विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमालाओं का एक मुख्य उदाहरण है, ये अरावली पर्वत श्रृंखला है। अरावली पर्वत श्रेणी भारत में महान जल विभाजक का कार्य करती है। बिल्कुल, ये ग्रेट वाटर डिवाइड माउंटेन है इंडिया का। इससे जो पश्चिमी राजस्थान है ये पूरी तरह से अलग हो जाता है, कट जाता है और वर्षा है वो पश्चिमी राजस्थान एक वृष्टि छाया प्रदेश के रूप में रह जाता है। तो ये आपका भारत का महान जल विभाजक का भी कार्य करती है, बिल्कुल सही बात है। और आपका जो दक्षिण पूर्व वाला जो मानसून है, अरब सागरीय मानसून है, ये इसी अरावली के सहारे उत्तर पूर्व की ओर चला जाता है और ये जो वेस्टर्न राजस्थान है ये सूखा का सूखा ही वृष्टि छाया प्रदेश के रूप में रह जाता है। अरावली पर्वत श्रेणी की उत्पत्ति मेसोजोइक काल के उत्तरार्ध में हुई, तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसकी जो उत्पत्ति की बात करें तो ये आपकी प्री कैम्ब्रियन काल की पर्वत श्रेणी है। ठीक है, प्री कैम्ब्रियन। 4 नंबर विकल्प है अरावली पर्वत श्रेणी का दक्षिण पश्चिम भाग उत्तर पूर्व भाग की तुलना में चौड़ा है। तो दक्षिण पश्चिम जो भाग है ये आपका पतंगाकार है। किस प्रकार से है? पतंगा पंखाकार कहेंगे इसको, पंखाकार, पंख के आकार में ये फैली हुई है। ठीक है, पतंगाकार भी कह सकते हैं। तो दक्षिण पश्चिम भाग उत्तर पूर्व की तुलना में है, ये आपका चौड़ा है, ये बिल्कुल ही सही बात है। और सबसे अगर संकरी भाग की बात करें तो राजसमंद और अजमेर के बीच का जो भाग है ये तो इस प्रकार से ये मेनली होती है। ठीक है, यहाँ से अगर देखा जाए तो इस प्रकार से, और यूं करते करते यहाँ बीच में संकरी हो जाएगी
और फिर आपकी जयपुर के पास में जाते जाते इस प्रकार से यूं राजस्थान में इस प्रकार की इसकी है वो है। तो यहाँ तो बिल्कुल अजमेर के पहले बिल्कुल संकरी हो जाती है और फिर यहाँ आप चौड़ी यहाँ हो जाएगी, ठीक है। और सबसे अधिक अगर चौड़ाई है तो इसकी दक्षिणी राजस्थान में है, यहाँ पर इसकी औसत ऊंचाई 1000 मीटर है। और सबसे ऊंची पर्वत जो चोटी है ये भी गुरु शिखर है, दक्षिण राजस्थान में माउंट आबू में है, ठीक है, दक्षिण पश्चिम भाग में। और यहाँ की अगर चौड़ाई करें तो औसत चौड़ाई इसकी है ये 100 मीटर तक इसकी चौड़ाई का विस्तार है वो देखा जा सकता है। ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर कर्णवत फैली हुई है और इसकी राजस्थान में टोटल जो लंबाई है वो 580 किलोमीटर है और कुल इसकी लंबाई है ये 692 किलोमीटर है। लगभग लगभग इसको 700 किलोमीटर भी कहा जाता है, माना जाता है, अगर अप्रोक्सीमेटली देखा जाए, लगभग देखा जाए तो, ठीक है। तो ये इसमें 2 नंबर है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सालर वन किस जिलों में मिलते हैं? कोटा, बूंदी, झालावाड़, अलवर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर। तो सालर के वन है अलवर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, राजसमंद इत्यादि जिलों में देखने को मिलते हैं। अजमेर में भी सालर के वन है वो देखने को आपको मिलेंगे, ठीक है। तो अलवर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, अजमेर इन जिलों में सालर के वन। और सालर के वन गोंद के अच्छे स्रोत होते हैं। इसके गोंद के अच्छे स्रोत होते हैं। 450 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सालर के वन मिलते हैं और इसे बोसवालिया सेरोता के नाम से जाना जाता है। एक बार ये सवाल भी पूछा गया था कि किस प्रकार के वनों को बोसवालिया सेरोता के नाम से जाना जाता है, तो सालर के वनों को ही बोसवालिया सेरोता कहा जाता है। नेक्स्ट है डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों में किस प्रकार की मृदा है वो पाई जाती है? काली मिट्टी, लाल लोमी मृदा, पीली भूरी मृदा और जलोढ़ मृदा। तो लाल लोमी मृदा है ये आपकी डूंगरपुर और बांसवाड़ा, इसके अलावा उदयपुर, राजसमंद और चित्तौड़गढ़, यानी कि मेनली जो 4 जिले हैं डूंगरपुर, बांसवाड़ा, इसके अलावा उदयपुर और चित्तौड़गढ़, इन जिलों में रेड लोयम लाल लोमी मृदा है वो देखने को आपको मिलेगी। इसके अलावा एक मृदा है लाल में ही, एक है लाल पीली मृदा। तो लाल पीली मृदा कहाँ है? तो लाल पीली मृदा है ये आपकी अजमेर, भीलवाड़ा, सवाई माधोपुर इन जिलों में मिलती है। और ये जो रेड लोयम सॉइल है इनकी महत्वपूर्ण विशेषता है कि इसमें लौह ऑक्साइड की मात्रा है वो सर्वाधिक पाई जाती है और नाइट्रोजन, फास्फोरस और कैल्शियम है इनमें इनकी मात्रा इसमें है वो कम पाई जाती है। तो आपसे पूछा भी जाता है कि नाइट्रो जो लाल लोमी मृदा है इसमें किस तत्व की अधिकता होती है? लोहांश की अधिकता होती है और लोहांश की अधिकता की वजह से ही इसका जो कलर है वो रेड हो जाता है, लाल हो जाता है, ठीक है। और नाइट्रोजन, फास्फेट और कैल्शियम की इसमें कमी पाई जाती है, ये महत्वपूर्ण विशेषता है। और इस मिट्टी में मेनली आपकी कपास, मक्का इत्यादि जो फसलें हैं वो देखने को मिलती है। काली मृदा की बात करें तो मध्यम प्रकार की जो काली मृदा है ये राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में हाड़ौती के पठार में देखने को मिलेगी। पीली भूरी मृदा, तो पीली भूरी रेतीली मृदा है, तो ये जो मृदा है ये आपकी नागौर और पाली जिलों में देखने को मिलेगी, ठीक है। और जलोढ़ मृदा है ये राजस्थान का उत्तर पूर्वी जो भाग है, नदी निर्मित जो मैदान है वहीं से जलोढ़ मृदा है वो मेनली हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट है कौन सा ताम्र क्षेत्र है जहां से कॉपर का माइनिंग किया जाता है? तो राजस्थान में कॉपर का माइनिंग खेतड़ी सिंगाना में झुंझुनू का है, अलवर का कोदरीबा और ये है आपका पुरबनेड़ा। तो खेतड़ी सिंगाना, कोदरीबा, पुरबनेड़ा और एक है आपका सीकर का नीम का थाना क्षेत्र। तो ये आपके ताम्रखंड क्षेत्र है। तो ए, बी और डी है चोमू, मोरिया, बनोल, ठीक है। तो मोरिया बानोल है, मोरिजा बानोल, ये आपका लोहे की पेटी है, ठीक है। तो ये कौन सा है आपका? लोहा है, ना कि ताम्र है। तो यहाँ खेतड़ी, को दरीबापुर, बनेड़ा, ए, बी और डी है इसका राइट आंसर, यानी कि विकल्प नंबर 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। खेतड़ी जो सिंगाना बेल्ट है इसमें एक है आपका कोहलन, ठीक है, कोहलन कोलिहान भी कहा जाता है,
एक है आपका भगोनी और एक है अकवाली। अकवाली निक्षेप है। तो ये काफी महत्वपूर्ण है, पूछा गया है कई बार। कोलियन, भगोनी, अकवाली, ये भी खेतड़ी सिंघाना में ताम्र के माइनिंग एरियाज हैं, आपको ध्यान में रखना है। तो ये आज के सवालों की यहीं पर समाप्ति होती है। 28 टोटल क्वेश्चन थे जिनका हमने डिस्कस किया, और आप अब कमेंट करके बताएंगे कि इस 28 जो इन सवाल हैं इनमें से आपने कितने सवालों का है वो सही आप जवाब दे पाए हैं, तो वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। राजस्थान सामान्य ज्ञान की बेहतरीन तैयारी के लिए ओम डिजिटल स्टडी मोबाइल एप्लीकेशन आप अभी ही डाउनलोड करें। इसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। इसके साथ साथ एक आपके लिए और महत्वपूर्ण बात है कि कल की दिनांक में, कल शाम को 7:30 बजे राजस्थान ईओआरओ जो एग्जाम है आरपीएससी के द्वारा 14 तारीख को करवाया जाएगा, 14 मई 2022 को। तो इस ईओआरओ एग्जाम की जो भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक फुल सिलेबस टेस्ट का आयोजन ओम डिजिटल स्टडी मोबाइल एप्लीकेशन पर सभी के लिए निःशुल्क कल शाम 7:30 बजे को आयोजित होगा। तो उस टेस्ट में आप ज्यादा से ज्यादा है वो हिस्सा लें, और ये टेस्ट सभी के लिए निःशुल्क है। पूरा आपका जिस प्रकार से आरपीएससी का पैटर्न रहता है उसी पैटर्न पर आधारित विस्तृत व्याख्या सहित टेस्ट का आयोजन है वो किया जाएगा। तो आप टेस्ट में पार्टिसिपेट करके अपनी हिस्सेदारी है वो जरूर निभाएं, और आपको भी पता चलेगा कि अपने साथी प्रतियोगियों के बीच में आपकी क्या है वो रैंकिंग रहती है। तो इस टेस्ट में आप पार्टिसिपेट जरूर करें। इस मोबाइल एप्लीकेशन की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही अगर आप आरओईओ की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए ओम डिजिटल स्टडी मोबाइल एप्लीकेशन पर कोर्स भी, टेस्ट सीरीज भी संचालित है, और इस टेस्ट सीरीज पर 50% की विशेष छूट भी अवेलेबल है। तो इस टेस्ट सीरीज का हिस्सा बन के आप अपनी तैयारी को और बेहतर और प्रभावी बना सकते हैं। तो ये टेस्ट सीरीज सीमित समय के लिए विशेष छूट आपको, अगर आप ज्वाइन करते हैं इस मोबाइल एप्लीकेशन की जो लिंक है इस वीडियो के सेक्शन में दी गई है, तो इस लिंक पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आरपीएससी के द्वारा एएन का एग्जाम है वो भी 21 तारीख को आयोजित करवाया जाएगा। तो एएन के लिए भी टेस्ट सीरीज है वो संचालित है, अच्छी तैयारी के लिए आप उसका भी हिस्सा बन सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। कल फिर मिलेंगे और महत्वपूर्ण सेशन के साथ में, तब तक के लिए आपका सभी का शुक्रिया, नमस्कार।